अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इनवर्टिंग। अब लफ्ज है इनवर्टिंग एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वर्टिंग प्रॉपर्टी को हमने पढ़ना है, यानी इनपुट जो भी होगा आउटपुट पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा और गेन हमारी नेगेटिव में आएगी। तो इसका सर्किट देखते हैं, इसका पहले सर्किट बनाते हैं और फिर इसको स्टडी करते हैं। तो सर्किट जरा अच्छा सा बनाते हैं, आपसे तो खैर मैं अच्छा ही बना लूंगा। ये ले जी, ये है इसका सिंबल, ये पॉजिटिव वीसीसी और माइनस वीसीसी। व्हाट इज दिस? दिस इज आउटपुट। और लफ्ज क्या है? इन्वर्टिंग। इसका मतलब हमने इनपुट कहां पर अप्लाई करनी है? इन्वर्टिंग पे, यानी जिसको यूज करना है इनपुट भी वहीं पर अप्लाई होगी, लेकिन एक रेजिस्टेंस की मदद से। यानी ये है इनपुट, वी इनपुट विच इज अप्लाइड ऑन इन्वर्टिंग, यानी यहां पर, और इसको हमने इस तरह से आगे ग्राउंड कर दिया यहां पर। अब नॉन इन्वर्टिंग के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नॉन इन्वर्टिंग पे हमने कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं करना, इसलिए फिर चुप करके इसको क्या कर दो? ग्राउंड। अब सर्किट हमें समझ आ गया कि हम इन्वर्टिंग एम्पलीफाई करना, एम्पलीफिकेशन चाहते हैं। तो ये जो सिग्नल हमने स्मॉल सिग्नल दिया, ये स्मॉल सिग्नल कहां प्रोवाइड किया हमने? ये स्मॉल सिग्नल प्रोवाइड किया हमने जनाब इन्वर्टिंग पे, इन्वर्टिंग इनपुट पे। अब जो आउटपुट हमें मिलती है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, इसको कंट्रोल रखना चाहिए। याद रखिए, जो भी चीज कंट्रोल में होती है ना, वो बड़ी यूनिफॉर्म होती है, बड़ी अच्छी होती है। जो आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होती हैं, बस फिर समय तो जाए, उनमें कितनी डिस्टॉर्शन होती है। तो उस डिस्टॉर्शन से बचने के लिए, यानी आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, हम वापस यहां से एक फीडबैक देते हैं एक रेजिस्टेंस की मदद से। इसको हम कहते हैं फीडबैक। दिस इज कॉल्ड R2 या है RF लिख सकते हैं इसको, यानी आउटपुट से वापस इनपुट देना, इसको कहते हैं क्लोज लूप। अब जो गेन हम पढ़ेंगे उस गेन का नाम होगा क्लोज लूप गेन, और आउटपुट की डिस्टॉर्शन को ओवरकम करने के लिए उसका एक्स्ट्रा सिग्नल, यानी जैसे ये है, हम चाहते हैं कि सिग्नल इसी के बीच में रहे, लेकिन सपोज ये सिग्नल यहां पर जा रहा है, ये देखें, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये इसको कट होना चाहिए, ये वाला पोर्शन। अगर हम इसको फीडबैक पे, यानी फिर वापस दे दें, तो ये फीडबैक है और क्लोज लूप गेन हो गई। अब देखें, ये है नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग को हमने क्या किया है? ग्राउंड। नॉन इन्वर्टिंग हमने ग्राउंड कर दिया। सो दिस इज एक्चुअली एट जीरो, ग्राउंडेड है ना ये। जबकि हम ये जानते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि वी नॉन इन्वर्टिंग अप्रोक्सीमेटली वी इन्वर्टिंग होता है कब? फॉर मैक्सिमम ओपन लूप गेन। अगर ये मैक्सिमम चाहते हो ओपन लूप गेन, तो क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, इतनी कम वैल्यू करने का मतलब है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हैं, इस बात को फिर यहां मद्देनजर रखिए कि ये तो वाकई ग्राउंड कर दिया हमने, क्योंकि इस पे हम सिग्नल नहीं दे रहे, हम आउटपुट नॉन इन्वर्टिंग नहीं लेना चाह रहे, इसलिए हमने इसको कर दिया है ग्राउंड। तो फिर ये तो ग्राउंड नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बात की थी, इसका कसूर है एक, इसका कसूर ये है कि ये इसके बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो फिर ये भी लफ्ज ग्राउंड कहा जा सकता है। इसको भी मैं कह सकता हूं कि ये भी ग्राउंडेड है, ये भी जीरो है, लेकिन एक्चुअली क्या ये जीरो पे है? नहीं, ये जीरो पे नहीं है, लेकिन
इसके बराबर है, इसलिए हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल ग्राउंड। जैसे आप का कोई फ्रेंड ऐसा हो जिसकी कंपनी से आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं यार उसके साथ नहीं आपने टाइम वेस्ट करना, या उसकी कंपनी छोड़ दो। तो क्यों उसकी कंपनी छोड़ने को कहते होंगे? क्योंकि वो डिक्लेयर्ड, उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें होंगी, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप में वो नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसके साथ हो और आप ये कहें भाई जैसा वो है वैसा ही मैं हूं, और वो डिक्लेयर्ड हो, मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो डिक्लेयर ग्राउंडेड हो और आप ग्राउंडेड नहीं है लेकिन आप कहें कि मैं वैसा ही हूं, तो आप भी ग्राउंडेड हैं, लेकिन कैसे? वर्चुअल ग्राउंड। तो वर्चुअल ग्राउंड इज नॉट एक्चुअली ग्राउंड बट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब यहां से जो पास कर रहा है करंट दैट इज I1, ये I1 करंट होगा और ये वाला करंट होगा I2। अगर आपसे कहा जाए I1 फाइंड आउट करो, I1, तो जब भी करंट फाइंड आउट करना है बहुत सिंपल फार्मूला होता है। I1 करंट ये है। अब मैं जरा कलर बदलता हूं, कलर बदल के फिर आपके साथ ये बात शेयर करते हैं। इंक कलर कौन सा अच्छा लगता है आपको, वो मैं डिसाइड कर लूं। फिलहाल मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ब्लैक वाला कलर जो है वो हर जगह पे फिट हो जाता है। तो अब जरा देखिए कि ये I1 करंट दो वोल्टेज के दरमियान है, एक ये वाला वोल्टेज पोटेंशियल है और एक ये वाला पोटेंशियल है Vin, एक ये वाला पोटेंशियल है, ये वाला। तो जब भी करंट फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस, सो I1 इज इक्वल टू Vin माइनस 0, क्योंकि ये तो 0 है, ये 0 है, Vin माइनस 0 ओवर R1। तो I1 का फार्मूला होगा Vin ओवर R1। मतलब इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो बड़ी जल्दी आसानी से आंसर लेके आ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये वाला वोल्टेज पता हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये 5 मिली एम्पेयर है, 5 मिली वोल्ट। अगर ये इतना सा वोल्टेज है तो आप यहां पर लिखोगे 5, ये तो 0 है क्योंकि ये वर्चुअली ग्राउंड है। ये देखें ये 0 है, ये वर्चुअली ग्राउंड की वजह से ये 0 है। तो आपने ये वाला वोल्टेज जो भी गिवन होगा उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह अगर आप I2 फाइंड आउट करना चाहते हैं उसी बेसिक रूल को फॉलो करते हुए, बताइए I2 कौन से दो वोल्टेजेस के दरमियान, एक और ये 2, इनके दरमियान यहां से I2 पास कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं 0 माइनस V0 ओवर R2, यानी दिस माइनस दिस, दो का डिफरेंस, जैसे यहां पर लिखा था दिस माइनस दिस माइनस दिस, यहां पर भी। अच्छा जी, 0 माइनस V0 ओवर R2 यानी माइनस V0 ओवर R2। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज एंड द वैल्यू ऑफ RF यानी आउटपुट रेजिस्टेंस या R2, यू कैन कैलकुलेट I2। अच्छा, अब एक बात और है, किरचॉफ कहता है, आप भी ये समझ सकते हैं कि यार ये करंट यहां से यूं आ रहा था, ये करंट अगर यहां से यूं आ रहा है तो क्या इधर को जा सकता है? नो, ये करंट नीचे को नहीं आएगा, इधर को आएगा, यहां से ये इस तरफ को जाएगा। इसका मतलब है I1 और I2 इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल। तो जब आप इसको पुट करेंगे I1 इज इक्वल टू I2, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको ये देख लेना, अभी बात सुन लेना गौर से, ये ऐसे सवाल आ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ R1 का पता हो, इनपुट का पता हो, और आपसे कहा जाए I2 फाइंड करें, परेशान नहीं होना, जो I1 होगा वही I2 होगा। I1 है सपोज ये 5 मिली एम्पेयर है और ये भी 5 है, तो 5 मिली एम्पेयर करंट आएगा। तो 5 मिली एम्पेयर करंट है I1। अब आप ये मत सोचना, ये परेशान नहीं होना कि आपको तो R2 का भी नहीं पता, आपको तो इसका भी नहीं पता, I2 पूछ लिया है। यार जो I1 है वही I2 होगा। इसलिए अगर आपको I1 वाली चीजें गिवन है
चुप करके I1 फाइंड कर लो, वही I2 होगा। जब इन दोनों को हम पुट करेंगे, I1 और I2 की जगह इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा V आउटपुट ओवर V इनपुट माइनस R2 ओवर R1। इसको हम कहते हैं गेन। सो गेन इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। गेन किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस पे, R2 पे और R1 पे। अगर R2 बढ़ा दें, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? इन्वर्टिंग। अगर R2 बढ़ाएंगे तब भी गेन बढ़ेगी, अगर R1 बढ़ाएंगे तब भी गेन बढ़ेगी। अगर मैं कहता हूं गेन है 5, मतलब गेन है सपोज 10, तो अब इसका मतलब क्या है? गेन 10 का मतलब है कि इनपुट में जो था आउटपुट में उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मसलन ये गेन 10 का मतलब है, अब गेन 10 से मैं अगले सफे पे जाता हूं। मैं कहता हूं जनाब गेन है 10, सिर्फ 10, इनपुट है 5 मिली वोल्ट, तो आउटपुट क्या होगा? 50 मिली वोल्ट। तो गेन का मतलब क्या है? गेन का मतलब ये होता है कि इनपुट जो भी था उसका उतने टाइम, अगर गेन हो 100 तो इनपुट हो 5 तो 500, तो गेन का मतलब ये है। और गेन किस पे डिपेंड कर रही है? गेन डिपेंड करती है माइनस R2 ओवर R1, यानी माइनस तो साइन शो कर रहा है किसको? वो जो फेज चेंज हुआ है R2 और R1 पे। अगर R1 बढ़ा दूं, यानी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जल्दी से आप बना सकते हैं, ये V0, V इन्वर्टिंग, V नॉन इन्वर्टिंग, और यहां पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये रेजिस्टेंस लगा के यूं इस तरह से आया। दिस इज R2 या RF एंड दिस इज R1। ये वोल्टेज दिया V इन, ये V इन है, और यहां जो वोल्टेज होगा वो ग्राउंडेड है, ठीक है, ये V नॉन इन्वर्टिंग। अच्छा, अब यहां पर सिर्फ दो रेजिस्टेंस का ताल्लुक है गेन के साथ, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। कोई आपसे पूछे गेन किस पे डिपेंड करती है? R2 यानी RF और R1 पे, इन दो पे गेन का ताल्लुक है। और अच्छा, अब इससे रिलेटेड कई सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चंस भी तो पता होने चाहिए ना कि कैसे आ सकते हैं। लो जनाब, एक सवाल पूछते हैं, आप माहिर हैं बड़े आंसर देने में, बगैर सोचे समझे, वो तो मुझे पता है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट बगैर सोचे समझे बड़े अच्छे आंसर देते हैं, और आप सोचे हैरान हो, मैं भी ये सोचता हूं कि बगैर सोचे समझे आप इतने अच्छे आंसर देते हैं, लेकिन अगर आप सोच समझ के आंसर दें तो फिर कितने अच्छे आंसर देंगे आप, इसकी तो हद ही नहीं है कोई भी। तो बेहतर यही है कि सोच समझ के ही आंसर दिए जाएं। इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, और ये रेजिस्टेंस लगा दो यहां पर। ये लो, सवाल कोई बनाना है जो आपको अच्छा लगे बना देते हैं वैसे का। ये लें, और ये है V0, चलें यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है 50 चलें ओहम लिख लेते हैं या किलो, और ये है 10 ओहम, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब ये है 2 मिली वोल्ट, I1 बताओ, I1 कैसे फाइंड करेंगे? ये भी इन्वर्टिंग, ये आपको पता 0 है, तो ये आएगा 2 मिली वोल्ट माइनस 0 ओवर 10, 2 मिली वोल्ट ओवर 10। चलें, अगर ये 10 किलो लिख दें, ये भी 10 किलो है, ये भी 10 किलो है, तो ऊपर आएगा 2 मिली वोल्ट, नीचे आएगा 10 किलो, तो ये किलो भी ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा। योर आंसर विल बी 0.2 माइक्रो। अब अगर मैं आपसे पूछूं I2 क्या है, तो आप बगैर सोचे समझे, बगैर कोई टाइम जाया किए, आपका आंसर होगा 0.2 माइक्रो एम्पेयर, क्योंकि जितना I1 होगा उतना ही I2 होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं गेन, तो गेन पे भी आप बगैर कोई वक्त जाया किए आंसर दे देंगे, माइनस R2 ओवर R1, यानी माइनस R2 इज 50 किलो एंड दिस इज 10 किलो, और ये आएगा -5, 0 0 से कट गया, दिस इज गेन। अब अगर मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछूं यार V आउटपुट क्या होगा,
तो गेन जितने टाइम होगी, सॉरी गेन जो भी होगी उसको इनपुट से मल्टीप्लाई कर दो। इनपुट है 2 मिली वोल्ट, तो आउटपुट क्या होगा 5 टू द 10 मिली वोल्ट, यानी आउटपुट 10 टाइम बढ़ गई। तो जो ये देखें आपके सामने ये था, चलो इसको ग्राउंड कर दो यार, इतना सा काम तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने रखा, इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। थैंक यू।